हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास डेली 3 बजे हो रही है, जहां पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 3 बजे की क्लास में। बाकी जो है एडमिट कार्ड सीटेट के इशू हो चुके हैं, यानी फाइनल एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनका भी 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है, उनके एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे और उसमें एक क्लियरली एग्ज़ाम सेंटर भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यानी फाइनल एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जिनका भी 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है, उनके एडमिट कार्ड 13 दिसंबर को जो है इशू होंगे। आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। यानी कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो डेवलपमेंट है वो दो प्रकार के है। एक होता है फाइन मोटर स्किल और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में होता है छोटी मसल्स का विकास, जैसे कि आपकी आंखों की मसल्स का विकास, आपके फिंगर का विकास। और ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है बड़ी मसल्स का विकास, जैसे कि पैरों की मसल्स का विकास होना। तो ये हो जाता है आपका जो है बड़ी मसल्स का विकास होना। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस जो है ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो है ग्रॉस और फाइन दोनों में जब डिफरेंस पता होगा, क्योंकि दोनों में से एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है ग्रॉस मोटर स्किल यानी बड़ी मसल्स का विकास होना। जब आप ये ध्यान रखोगे कि फाइन का मतलब है छोटी मसल्स का विकास और ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब है बड़ी मसल्स का विकास, तो आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। पहला है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। आप चित्र बनाने के लिए जब पेन को पकड़ोगे तो अपनी फिंगर का प्रयोग करोगे। ऐसी सिचुएशन में आपकी छोटी मसल्स का विकास हो रहा है, ना कि बड़ी। तो ये यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है बड़ी मसल्स का विकास यानी ग्रॉस मोटर स्किल पूछा गया है। अगला है कागज को आड़ा टेढ़ा तरीके से काटना। तो ये भी जो है आप कैंची का प्रयोग करोगे या फिर किसी के भी थ्रू काटोगे तो छोटी मसल्स का विकास हो रहा है। धागे में माला पिरोना, इसमें भी छोटी मसल्स का विकास है। लेकिन जहाँ पर जो है खंबे की तरफ फुटबॉल को जो है लात से ढकेलना, ये आपका हो जाता है बड़ी मसल्स का विकास। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, जब आप पैर से जो है फुटबॉल को किक करोगे तो इसमें बड़ी मसल्स का विकास हो रहा है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो फोर्थ तो है ये ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है, लेकिन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये आपके फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल हैं। तो ये भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि डेवलपमेंट का जो प्रोसीडर फ्रॉम डैश डैश टू डैश, तो इसमें कौन सा फिल किया जाएगा। तो बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर होता है, यानी विकास जो है वो जो है किसकी तरफ से स्टार्ट होके और कैसे जो है कौन सी दिशा में होता है। तो केंद्र से बाहर की ओर हो रहा होता है डेवलपमेंट, या फिर पैर से सिर की तरफ होता है, या फिर जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर हो रहा होता है, या फिर जटिल से सरल की ओर होता है। तो देखिए, जो डेवलपमेंट होता है वो जटिल से सरल की तरफ नहीं जाएगा, इनफैक्ट सरल से जटिल की तरफ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम जो आसान है वो चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होगा, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर हो सकता था। पैर से सिर की तरफ डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि सिर से पैर की तरफ जाता है, यानी हेड टू टो जा रहा होता है, जिसका है सेफेलोकोडल प्रिंसिपल, यानी सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट होना। लेकिन केंद्र से बाहर की ओर यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो केंद्र से बाहर की ओर हो रहा होता है। ठीक है, यानी केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन सही हो सकता था अगर दिया होता सिर से पैर की तरफ, यानी हेड टू टो जाता, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर उल्टा दे दिया गया, इसीलिए आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें पूछा है आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। आदर्शन में कहा गया है कि बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है, यानी बच्चे का जो सोशलाइजेशन है ये सबसे पहले कहाँ से होता है, परिवार से। क्योंकि बच्चा जन्म लेता है परिवार में, उसके बाद सबसे पहले संपर्क में आता है अपनी माँ के, पिता के, फिर भाई बहन, दादा दादी, यानी परिवार के जितने भी मेंबर होते हैं सभी के संपर्क में आता है। और जो भी तौर तरीके हैं, बातचीत करने का तरीका है, रहन सहन है, बोलने का तरीका है, ये सब कुछ हम कहाँ से सीखते हैं, अपने परिवार से ही सीख रहे होते हैं।
तो सोशलाइजेशन का जो फर्स्ट एजेंसी माना गया है वो फैमिली ही है। बिल्कुल सही है। रीज़न जो दिया गया कि परिवार बच्चों के समाजीकरण की प्रथम जो है कारक है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी फर्स्ट एजेंसी जो होता है वो फैमिली ही है। किसी भी कंडीशन में जो है आप क्वेश्चन पूछा जाए सीटेट के दौरान, जो है सोशलाइजेशन की फर्स्ट एजेंसी फैमिली रहेगा। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ऑप्शन में फैमिली नहीं गिवन होता है, तो जो है वैसी सिचुएशन में आप नेबरहुड के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं, आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जो है अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष की जो उम्र में बच्चा होता है उसको जो है कौन सी अवधारणा सिखानी चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला है संरक्षण, अनुक्रमता, या फिर सांकेतिक प्रतिनिधिकरण होगा, या फिर तार्किक अनुप्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष की उम्र में पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पर होगा आपका थर्ड ऑप्शन कि सांकेतिक प्रतिनिधिकरण हो जाएगा। क्योंकि बच्चा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज पर होता है, जिसकी उम्र अकॉर्डिंग टू पियाजे के द्वारा अगर जो बात की जाए तो 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है। और इसमें जो बच्चा है अपने सिंबल के थ्रू जो है चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। यानी वो जो है चिन्हों के माध्यम से जो है चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देता है और पहचानना भी शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संरक्षण जो होता है वो 7 से 11 वर्ष की उम्र में होता है, क्योंकि बच्चों को ये जो है जो संरक्षण है ये 7 से 11 वर्ष की उम्र में आ जाता है। वो जो है सीक्वेंस में लगाना चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। यानी कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा गया है, जो कि जस्ट अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि कौन सी अवस्था में जो है बच्चे वस्तुओं को जो है श्रेणियों में और जो है सीक्वेंस में लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ये पता होता है कि जो है कैसे हमको सीक्वेंस में चीज़ें लगानी है। ठीक है, उनको ये पता हो जाता है। तो पहला है संवेदी गामक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी उम्र है 0 से 2 वर्ष। तो 0 से 2 वर्ष में बच्चा जो है अपने सेंस का प्रयोग करके चीज़ें सीख रहा होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष, जिसमें बच्चा सिंबल के थ्रू यानी चिन्हों के माध्यम से जो है चीज़ें पहचानना स्टार्ट करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा उनको उनके आधार पर, उनके गुणों के आधार पर जो है उनको सीक्वेंस में वस्तुओं को संरक्षण करने में बच्चा जो है शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चा उनके वस्तुओं के आकार और वस्तुओं के आधार पर जो है उनको संरक्षण या फिर वर्ग में लगाना या फिर श्रेणियों में जो है व्यवस्थित करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। साथ ही जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है तर्क वितर्क करने की जो क्षमताएं हैं बच्चे में वो भी डेवलप हो जाती हैं। यानी जो वस्तुएं उसके सामने प्रेजेंट हैं उन वस्तुओं के बारे में बच्चा तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है, बच्चा 7 से जो है यानी 11 से 15 वर्ष की उम्र में होता है। और जब बच्चा 11 से 15 वर्ष की उम्र में होता है तो जो वस्तुएं उसके सामने नहीं भी हैं उनके बारे में भी वो तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी जो वस्तुएं उसके सामने नहीं हैं उनके बारे में भी वो कल्पनाएं करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि डैश डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणा यानी जो तर्क वितर्क करने की क्षमताएं हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमताएं, ये कहाँ से डेवलप होती हैं,
स्कीमा से, यानी किसी भी चीज़ को हम पहचान पा रहे हैं या फिर किसी भी वस्तु के बारे में हम तर्क वितर्क कर पा रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं, तो हमारे स्कीमा से रिलेट करता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणा जो भी होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो हमारे दिमाग में होता है। और दिमाग किससे रिलेट करता है? स्कीमा से, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे स्कीमा में फीड है। किसी भी वस्तु को हम पहचान पाते हैं वो हमारे स्कीमा में, उससे रिलेटेड पहले ही हमारे दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है, ये कहते हैं जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे का ये मानना है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को हम पहचान पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में पहले से एक स्कीमा बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए जो है हम चीज़ों को पहचान पा रहे हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। इसके फोल्डिंग होता है आपका जो है वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जीन पियाजे से रिलेट, तो ये नहीं होगा। वस्तु स्थायित्व बहुत ही छोटा बच्चा होता है 0 से 2 वर्ष की उम्र में, और वस्तु स्थायित्व जो होता है बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज पे होता है। समीपवर्ती विकास का क्षेत्र यानी ZPD, तो ये भी आपका वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेट करता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जो है जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? यानी कि टेट फॉर टेट, यानी कि बच्ची जो है जैसे को तैसा, यानी कि आज मैंने अगर अपना लंच तुम्हारे साथ शेयर किया है तो कल तुमको भी अपना लंच मेरे साथ शेयर करना होगा। आज मैंने पेंसिल दी है तो कल आपको भी जो है पेन देना पड़ेगा। यानी टेट फॉर टेट की जो है सिचुएशन में बच्ची है, तो कौन सी जो है स्टेज पर होगी? परंपरागत, पूर्व परंपरागत, या फिर उत्तर परंपरागत, या फिर औपचारिक परंपरागत, यानी फॉर्मल कन्वेंशनल स्टेज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पूर्व परंपरागत है, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज पर बच्ची है। क्योंकि जो है कोहलबर्ग ने जो अपनी थ्योरी दी हुई है उसमें इन्होंने 3 जो है स्तर बताए हुए हैं, जिसमें से इन्होंने 6 चरण दिए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, हर एक स्तर पर जो है 2 चरण दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा, यानी टेट फॉर टेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह का जो है पाठ प्रदान कर सकते हैं? यानी कि जो है जब बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, यानी किसी भी समस्या का जो है समाधान कर रहे होते हैं, तो एज अ टीचर के रूप में कैसे जो है उनकी मदद करनी चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला है, उनमें असफलता का भय पैदा कर देना चाहिए कि अरे तुम तो सफल नहीं होगे, तुमसे तो होगा ही नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है एज अ टीचर के रूप में। क्योंकि टीचर की जो थिंकिंग होती है वो बच्चे के लिए, बच्चे की लर्निंग को काफ़ी प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। अगला है, उन्हें प्रश्न का जो है आधा समाधान प्रस्तुत करें या फिर प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़ दें। तो बच्चे को ऑलरेडी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, ऐसे सिचुएशन में और आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो ये जो है राइट ऑप्शन नहीं होगा। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करें, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन होगा कि उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करें। क्योंकि जहाँ पर भी बच्चे को दिक्कत हुई है एटलीस्ट आप उसकी हेल्प करोगे। तो क्या करना है, यहाँ पर हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे देने हैं, टेम्परेरी हेल्प दे देनी है, कोई संकेत दे देना है जिससे बच्चा समझ पाए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ पाए। तो एज अ टीचर के रूप में आपको क्या करना है, इसके फोल्डिंग देनी है, टेम्परेरी हेल्प देनी है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। आप बच्चे को किसी भी प्रकार से जो है उसमें असफलता का भय पैदा नहीं करोगे, और ये भी जो है काफ़ी जो उसकी प्रॉब्लम है उसमें और क्रिटिकल आप नहीं करोगे कि बच्चे को और ज़्यादा समस्या हो जाए। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन ही आपका बेस्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर जो है 9, जिसमें पूछा गया है कि सिद्धांतवादी और जो है उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। यानी कि इसमें से कौन सा जो है राइट ऑप्शन दिया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे कि जीन पियाजे से रिलेट पूछ लिया जाए तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है।
वाइगोस्की ने सोशल कल्चर अप्रोच दिया हुआ है, कोहलबर्ग ने जो है दिया है मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरी। तो ये सभी जो है ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में या फिर मैचिंग में पूछ सकता है, तो जब आपको पता होगा तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन होगा ये यहाँ पर आपको बताना है। पहला है लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण, या फिर हार्वर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि, या फिर जीन पियाजे पाठ। तो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में जो है इसके फोल्डिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं की हुई है, क्योंकि इनकी जो पूरी थ्योरी है वो जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर आधारित है। कोहलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो मॉरल डेवलपमेंट पर, यानी क्या सही और क्या गलत में बच्चा नैतिक दुविधा में रहता है और अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो है राय देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये भी नहीं होगा। और थर्ड जो है यहाँ पर नहीं आंसर है ना, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है। राइट आंसर फर्स्ट है कि लेव वाइगोस्की का जो राइट आंसर होगा वो सांस्कृतिक उपकरण, क्योंकि लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो समाज पर ही आधारित है। इन्होंने अपनी थ्योरी में समाज को, संस्कृत को, यानी जो कल्चर है, और लैंग्वेज को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है, यानी एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है वो किसे जो है अप्रिशिएट करती है, किसे बढ़ावा देती है। तो पहला है ज्ञान सृजन की चाह, यानी कि बच्चे में क्यूरियोसिटी जग रही होती है कि यस मुझे और बेटर सीखना है, मुझे अभी और बेहतर करना है। या फिर विद्यार्थियों में जो है परस्पर विमुखता का भाव, तो ये भी नहीं होगा। सामाजिक संदर्भों से अलगाव, ये भी आपका नहीं होगा कि समाज से जो है अलगाव होगा। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, तो बच्चों को रटवाना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा कि ज्ञान सृजन की चाह, बच्चे में जो है ज्ञान सृजन की चाह होगी कि यस मुझे और बेहतर सीखना है, मुझे ये सीखना है वो सीखना है। नहीं, क्योंकि बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंटरेस्ट आ रहा होता है कि वो और बेहतर सीखना चाह रहे होते हैं। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है उसमें बच्चा एक्टिव होता है, और बच्चा एक्टिव होने के साथ साथ एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहा होता है, साथ ही टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है कि मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो 1 मिनट के लिए हम लोग इंटर और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट का मतलब होता है एक से अधिक, यानी कि आप अगर दूसरों की जो है बुद्धि या फिर उसकी मनोदशा को, उसकी फीलिंग को समझ पा रहे हो तो आप में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। और अगर आप खुद के बारे में समझ पा रहे हो कि यस मेरे क्या उद्देश्य है, मेरा क्या मोटिव है, मैं खुद क्या चाहता हूँ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि व्यक्ति खुद ही नहीं जानता है कि एटलीस्ट उसको क्या चाहिए। तो जब हम अगर खुद के बारे में समझ पा रहे हैं तो हमारे में क्या है, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंट में क्या था या फिर इंटर पर्सनल इंटेलिजेंट में क्या था। और दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जो डाउट है, जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर रखिए, क्योंकि ऑप्शन में दे सकता है, हर मतलब कई बार जो है पूछा गया है। यहाँ पर बात हुई है कि नृत्य और योग कला में निपुण है, यानी कि उसको नृत्य यानी डांसिंग भी आ रही है और योग भी वो कर पा रही है। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? संगीतात्मक तो आपका होगा नहीं, क्योंकि म्यूजिक से रिलेटेड यहाँ पर कोई बात नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अगर कोई दिमाग नहीं लगाएगा तो यहाँ पर नृत्य दिया हुआ है, अब नृत्य का कनेक्शन वो जो है कर देगा संगीतात्मक से, तो यहाँ पर ये राइट आंसर नहीं होगा। क्योंकि नृत्य आप जो है बॉडी से करोगे, नहीं डांस करोगे, तो डांस में क्या है, म्यूजिक आएगी, लेकिन म्यूजिक क्या है, सेकंड है। आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, डांसिंग को, और डांसिंग जो है बॉडी से करोगे। तो जो होगा यहाँ पर राइट आंसर शारीरिक गति संवेदी, यानी कि बॉडीली कांस्थेटिक इंटेलिजेंट हो जाएगा, क्योंकि योग भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, ना कि फोर्थ होगा। और इसीलिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन गिवन भी है कि अगर जो है आप ध्यान से नहीं देखोगे क्वेश्चन तो इसका आंसर गलत करोगे। सीटेट में बहुत होता है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि सीटेट में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा घुमाई जाती है। और अगर आपने लैंग्वेज को सही से ध्यान से नहीं देखा और नहीं समझा तो क्वेश्चन आता हुआ भी गलत होगा। प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आपको लैंग्वेज समझ में आ रही होती है, साथ ही पैटर्न समझ में आ रहा होता है कि सीटेट में कैसे पैटर्न से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है कि एक प्रश्न उत्तर सत्र के जो है दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के लिए अवसर दे रहा है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं टीचर, खाली जो है लड़कों से कह रहे हैं कि जो भी आपका डाउट है, जो भी कन्फ्यूज़न है वो आप क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, लड़कियों को अलाउ नहीं है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रहा है, यानी जेंडर सशक्तिकरण है या फिर जेंडर समानता। तो जेंडर समानता की तो यहाँ पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि जेंडर समानता की बात तब होती जब लड़के और लड़की दोनों को जो है इम्पोर्टेंट दिया जा रहा होता और दोनों से कहा जा रहा होता कि जिसको भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर केवल लड़कों से कहा जा रहा है कि जो भी दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हो। तो ये यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा थर्ड, क्योंकि जेंडर पक्षपात यहाँ पर किया जा रहा है, यानी जेंडर के अकॉर्डिंग जो है पक्षपात हो रहा है। लड़कों को जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है, लड़कों से ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी दिक्कत है, जो भी कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हो। लेकिन लड़कियों जो है, लड़कियों से ये नहीं कहा जा रहा। तो सिंपल सी बात है, जहाँ भी एक पक्ष को दूसरे पक्ष से कंपेयर किया जाएगा वहाँ पर जेंडर स्टेरियोटाइप कहलाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है कि अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है, ये यहाँ पर बताना है। तो केवल आनुवंशिकता का है, या फिर केवल पर्यावरण हो जाएगा, या फिर आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों का है, या फिर ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात यहाँ पर हुई है कि अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंस बना हुआ है। क्योंकि हम लोग हर एक व्यक्ति, हम जो है घर में अगर 4 लोग भी रहते हैं फैमिली में, तो चारों लोग एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। बोलने के तरीके में अलग होंगे, जो है देखने में अलग होंगे, बातचीत करने में अलग होंगे, हर एक चीज़ में हम लोग एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, यानी डिफरेंट रहते हैं। तो क्या जो है किस वजह से हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, किस वजह से हम एक दूसरे से डिफरेंस हैं। तो केवल आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी की वजह से नहीं, केवल इन्वायरमेंट की वजह से नहीं, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट बिल्कुल सही है। क्योंकि जो डिफरेंस बना हुआ है समाज में, हम जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस बने हैं समाज में एक दूसरे से, वो क्या है, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट है। क्योंकि हेरिडिटी भी रोल प्ले करती है, हेरिडिटी की वजह से ही जो है हम लोग एक दूसरे से देखने में भिन्न हैं, शेप और साइज में भिन्न है, आवाज़ में भिन्न है, यानी सभी की तो आवाज़ सेम नहीं होती। और जो हमारा तौर तरीका है, बातचीत करने का तरीका है, ये हमारा इन्वायरमेंट रहता है, क्योंकि रहन सहन सब हम इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं। तो समाज इंटू इन्वायरमेंट यानी हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, इन दोनों की वजह से जो है इंडिविजुअल डिफरेंस बना हुआ है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, यानी कि असेसमेंट के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या सही है। तो पहला है आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। तो मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं उसमें होता है कि सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्लासरूम में जब 30 बच्चे हैं और हर बच्चे की जो सीखने की क्षमता है वो अलग अलग है, तो हम सभी के लिए एक जैसा जो है असेसमेंट फॉलो नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। रचनात्मक आकलन केवल निर्देश के अंत में होता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि रचनात्मक आकलन जो है ये ज़रूरी नहीं कि केवल निर्देश के अंत में ही हो। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का जो है सामान्य स्तर मानकर जो है इस्तेमाल करते हैं, या फिर अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा
वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि स्व आकलन सबसे बेस्ट होता है। जब बच्चों से हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट करो, तो इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से जो है अपनी कमियों को देख रहा होता है, खुद से एनालिसिस कर रहा होता है कि हाँ मेरे द्वारा कहाँ पर गलती हुई है, कैसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो स्व आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका जो है चयन करना चाहिए। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ पर बात हुई है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का जो असेसमेंट करना है तो किसके माध्यम से होगा, खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अब सारी चिंतन शामिल है, यानी डाइवर्जन थिंकिंग। और डाइवर्जन थिंकिंग क्या होता है, मतलब आपको कोई एक टॉपिक दे दिया गया या फिर कोई प्रोजेक्ट कार्य दे दिया गया, अब उसमें जो है कहा गया कि इस पर डाटा कलेक्ट करिए, लोगों की राय लीजिए, फिर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। तो ऐसे में क्या आप में डाइवर्जन थिंकिंग डेवलप हो रही होती है, आप हर पक्ष के बारे में सोचोगे, लोगों से मिलोगे, लोगों की राय लोगे, तो उसमें आपको बहुत सारे जो है थिंकिंग देखने को मिलेगी, बहुत सारी आपको राय देखने को मिलेंगी, लोगों के विचार जो है सुनने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है, आपको डाइवर्जन थिंकिंग बेहतर होगी, आपको हर पक्ष के बारे में सोच पाएंगे। वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या नहीं में है, तो सिंपल सी बात है, यस या नो में जब आप आंसर दोगे तो उसमें कोई प्रैक्टिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। आपको पता है तो आप बता पाओगे, नहीं पता है तो आप नहीं बता पाओगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न यानी वन वर्ड आंसर दोगे तो इसमें भी कोई प्रैक्टिकल थिंकिंग जो है डेवलप नहीं होगी। वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान प्रत्याशरण यानी कि आप रट रहे हो, रोट मेमोराइजेशन, बिल्कुल भी जो है क्रिटिकल थिंकिंग को अप्रिशिएट नहीं करता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी जिसका एक आंसर पर्टिकुलर फिक्स नहीं है और जिसमें जो है आपको हर पक्ष के बारे में सोचना समझना पड़ रहा है, वो जो हो जाता है आपका जो है यानी डाइवर्जन थिंकिंग। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि डाइवर्जन थिंकिंग जो होती है ये आपकी बेहतर मानी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है, यानी इंक्लूसिव शिक्षा में जो है किसकी आवश्यकता है। मानकीकृत पाठ्यचर्या बिल्कुल भी आपका पॉजिटिव नहीं है। मैंने टैगवर्ड की क्लास बनाई हुई है, जो है जाकर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपका, क्योंकि जब क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा होता है तो वहाँ पर टैगवर्ड हमारी मदद करता है, और जहाँ पर भी पेपर छूट रहा होता है वहाँ पर भी हम टैगवर्ड की मदद से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मानकीकृत परीक्षण आपका निगेटिव है और यहाँ पर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर ये राइट आंसर नहीं होगा। रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना, यानी जो सदियों से चली आ रही धारणाएं हैं कि लड़कियां बाहर का काम नहीं करेंगी, लड़के घर में खाना नहीं बनाएंगे, लड़कियां लेट नाइट घर नहीं आ सकती, लड़कियां लाउड हंस नहीं सकती, लड़के तेज मतलब लड़के रो नहीं सकते, तो ये क्या है, एक जेंडर स्टेरियोटाइप बना हुआ है समाज में। आप इसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, इसको बढ़ावा नहीं दोगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगम में जो है इमारती ढांचा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर जो होगा वो विविधता को स्वीकृत, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस बना हुआ है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको क्लासरूम में इंक्लूड कर रहे हो, और हर बच्चे को जो है उसकी मदर टंग के अनुसार, उसके कल्चर के अनुसार, उसकी लैंग्वेज के अनुसार, जैसा भी बच्चा है आप उसको इंक्लूड कर रहे हो और उसी के आधार पर उसकी हेल्प कर रहे हो। जहाँ पर भी बच्चे को दिक्कत हो रही है उसकी लर्निंग बेहतर हो रही है, तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब ही है कि इंक्लूसिव शिक्षा का मतलब ही है हर प्रकार के बच्चे को इंक्लूड करना। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। 20 यानी 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो है सीटेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनका भी 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट करके आइएगा, अपने पर भरोसा रखिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। बाकी जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो है कितने लोगों का 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है, कितने लोगों का, जिनका भी देखिए जो एडमिट कार्ड आया नहीं होगा, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड नहीं हो रहा होगा, तो नॉर्मल सी बात है, उनका 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। लेकिन जिनका भी इशू जो है डाउनलोड हो रहा होगा उनका 14 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होने वाला है, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने